हेलो, दिस इज़ एग्ज़ाम वादिया। आज हम जानेंगे 8 पे कमीशन के बारे में जो भी चर्चाओं में बना हुआ है। 1 जनवरी 2025 को सरकार ने इसका गठन तो कर दिया था, लेकिन अभी दोबारा से न्यूज़ में आने का कारण ये है कि जो उसका टर्म ऑफ रेफरेंस है वो सरकार ने उसको अभी फ़िलहाल ही मंजूरी दी है। अगर हम देखें तो हम क्या क्या इस वीडियो में कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहला जो कमीशन था वो कब लागू हुआ था, मतलब उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। दूसरा, सैलरी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं, पे स्ट्रक्चर क्या होता है, पे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जिस कारण से हमारा जो 8 पे कमीशन है वो अभी चर्चा में है वो है टर्म ऑफ रेफरेंस। इसको अभी फ़िलहाल में सरकार ने मंजूरी दी है। तो बेसिकली ये डिफ़ाइन करता है हमारा जो 8 पे कमीशन है उसका क्या पर्पज़ है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका काम करने का तरीका कैसा होगा, उसमें कितने मेंबर्स होंगे, उसको जो है कितने महीनों में जो है सरकार को रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर। 8 पे कमीशन जो फॉर्म हुआ है उसको 18 महीने के अंदर अंदर जो है सरकार को रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। 1 जनवरी 2026 से इसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन जो सैलरी होगी वो बढ़ेगी हमारी जो 18 महीने के बाद, मतलब 2027 से ही लागू होगी। अब ये हमारा जो 8 पे कमीशन है जो है पूरा डाटा देश भर से कलेक्ट करके कितना परसेंट हमारे जो कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें कितना परसेंट हाइक करना है, हमारे जो पेंशन धारक हैं उनकी सैलरी में कितना परसेंट हाइक करना है, तो महंगाई वगैरह सारे फैक्टर्स को देखते हुए वो सरकार को रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसके बाद जो है सरकार तय करेगी कि कितना परसेंट हाइक करना है, कितना परसेंट नहीं करना है। हम देखें तो इसमें टोटल 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशन धारकों को अपनी सैलरी में हाइक देखने को मिलेगा। अब कितना हाइक देखने को मिलेगा वो जो है लागू होने के बाद ही पता चलेगा। 2027 के अंत तक ये हमारा जो है लागू हो सकता है ग्राउंड लेवल पर, हालांकि फॉर्मली जो है 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो जाएगा। अगला, अगर आप हिस्ट्री ऑफ पे कमीशन के बारे में बात करते हैं तो पहला जो पे कमीशन था वो जो है 1 जनवरी 1947 को लागू हुआ था। उसके बाद से हर 10 सालों में इसका जो है गठन होता है। अभी कमीशन आने वाला है वो 8 पे कमीशन आने वाला है, मतलब इससे पहले 7 पे कमीशन का गठन हो चुका है। अब ये चार्ट देख सकते हैं, इसमें जो है सारे जो है हमारे पे कमीशंस का डेट दिया हुआ है, कब वो ये लागू हुए थे। पहला जो पे कमीशन है वो जो है 1 जुलाई 1947 को लागू हुआ था। अभी जो हमारा 8वां पे कमीशन है वो लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 को। ये चार्ट में आप देख सकते हो किस तरह से जो है सैलरी में इजाफा हुआ था। मिनिमम बेसिक पे क्या था, मैक्सिमम बेसिक पे क्या था, फर्स्ट से लेके 7 तक पूरा जो है इस ग्राफ में हम देख सकते हैं। पहला जो हमारा पे कमीशन था उसमें मिनिमम पे 55 रुपये, मतलब 55 रुपये था, मात्र 55 रुपये, और मैक्सिमम पे कितना था, 2000 रुपये। वही हमारा जो 7 पे कमीशन है जो फिलहाल में चल रहा है उसका जो मिनिमम बेसिक पे है वो कितना है, वो 18,000 रुपये है, और जो मैक्सिमम बेसिक पे है वो 2,50,000 रुपये है। टोटल जो लेवल होते हैं हमारे जो है कितने होते हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक। और जो लेवल 1 का जो बेसिक पे होता है अभी करेंटली जो 18,000 है, उसका जो मैक्सिमम पे है उसका जो है अलग है। अब 8 पे कमीशन के स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें तो ये हमारा जो है एक टेम्परेरी बॉडी है, मतलब सरकार इसको कभी भी फॉर्म करके उसको कभी भी इसको जो है हटा सकती है। तो ये एक तरह की टेम्परेरी बॉडी है, ये परमानेंट बॉडी नहीं है। ये 3 मेंबर की बॉडी होती है जिसमें एक चेयरमैन होता है, बाकी 2 अदर मेंबर्स होते हैं। इनका जो सजेशन होता है, इनकी जो भी रिपोर्ट होती है वो सरकार के ऊपर बाध्य नहीं होती है, मतलब सरकार को उसको मानना है नहीं मानना है वो सरकार डिसाइड करेगी, ना कि ये डिसाइड करेंगे। तो सरकार इनसे सजेशन लेती है, उस पर क्या क्या उसमें से जो पॉइंट्स लेने हैं क्या नहीं लेने वो सरकार डिसाइड करती है। इनका बस काम होता है रिपोर्ट को सबमिट करना। अगर हम देखें इनके मेंबर जो हमारा 8 पे कमीशन है उसका फॉर्मेशन क्या है, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, तो चेयरमैन जो है हमारी जो है पूर्व जज हैं रंजना देसाई हैं, दूसरे मेंबर जो है हमारे पुलक घोष हैं, तीसरे जो है पंकज जैन हैं। इन तीनों मेंबर्स की एक पूरी एक कमेटी है। बहुत ही और भी कुछ एक्सपर्ट आते हैं, लेकिन मेन जो 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबरों की कमेटी है, रंजना देसाई, पुलक घोष एंड पंकज जैन। ओवरव्यू हम देख सकते हैं 8 पे कमीशन का। इसमें जो है हमें पता चल रहा है कि जो है जैसे मैंने पहले ही बताया है कि 50 लाख कर्मचारियों को और जो है 69 लाख पेंशन धारकों को अपनी सैलरी में हाइक देखने को मिलेगा। वो हाइक कितना हो सकता है, वो 20,000 से लेकर 25,000 तक का हो सकता है। जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होती है वो कौन सी होती है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग होती है। वही जो है इसका फॉर्मेशन करती है, वही इसको जो है पूरा जो है इसका लेखा जोखा होता है उसको वो उसके अंडर होता है।
अगर हम बात करें फिटमेंट फैक्टर की, हालांकि उसके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन ये अलग अलग न्यूज़पेपर्स के द्वारा, अलग अलग मीडिया न्यूज़पेपर्स के द्वारा वो है, सबके द्वारा अलग अलग बताया गया है। किसी के द्वारा 2.8 बताया गया है, किसी का कहना है कि जो पिछली बार जो हमारा फिटमेंट फैक्टर था वही रहने वाला है, किसी के द्वारा 2.28 बताया गया है, किसी के द्वारा 3 तक भी बताया गया है। ये सारी अजम्पशंस हैं, अभी हम इनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि कितना हमारा जो है फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। वो सारा जो है लागू होने के बाद ही पता चलेगा। अभी हम जस्ट सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। आगे अगर हम देखें तो इसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या क्या होता है। बेसिक सैलरी होती है, प्लस हमारा जो डीए होता है, हमारा जो डीएनएस अलाउंस होता है, एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस होता है, स्पेशल केस अलाउंस होते हैं। जो हमारी टोटल सैलरी बनती है वो इन सारी चीज़ों को मिलाकर बनती है। बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस ट्रैवल अलाउंस प्लस स्पेशल अलाउंस। जो हमारा स्पेशल केस अलाउंस होता है वो सभी को नहीं दिया जाता, नहीं ट्रैवल अलाउंस है जो सभी को दिया जाता है। स्पेशल केस अलाउंस का मतलब क्या होता है, जो हमारा स्पेशल केस अलाउंस होता है वो सिर्फ आर्मी पर्सन्स को दिया जाता है जब वो किसी ऐसी जगह पोस्टेड होते हैं जहां जान का खतरा ज़्यादा होता है, तो उस केस में वो उनको दिया जाता है, न कि नॉर्मल सिविल एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया जाता। ट्रैवल अलाउंस डीए बेसिकली होता है क्या, ये महंगाई भत्ता है। महंगाई भत्ता मतलब जो है एक एम्प्लॉय को, हमारी जो अगर महंगाई होती है मार्केट में, तो उस महंगाई से कोप अप करने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए उसको जो है ये दिया जाता है। हर एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, चाहे वो लेवल 1 का हो चाहे वो लेवल 18 का हो। अगर हम बात करें तो हर 6 महीने में जो हमारा जो डीए होता है वो जो है सरकार इसमें जो बढ़ोतरी करती है 3% के रेट से। कभी कभी इसको 4% भी कर दिया जाता है, बट हर 6 महीने में इसकी बढ़ोतरी होती ही होती है। 3% होगी, 4% होगी, डिपेंड करता है गवर्नमेंट उसको कितना बढ़ाए। लेकिन अगर हम 7 पे कमीशन की बात करें तो डीए हमारा अभी तक पहुंच चुका है 55%, लेकिन इससे पहले वाला जो पे कमीशन था 6 पे कमीशन, इसमें जो है हमारा डीए था 125% तक गया था, 125%। और कई बार ऐसा हुआ था कि 6 महीने के डिफरेंस में भी जो है 10% का जो इजाफा देखने को मिला था। वही हर एक नए पे कमीशन के आने के बाद जो हमारा डीए होता है वो दोबारा से रीसेट 0% हो जाता है। 0% क्यों हो जाता है कि जो हमारी नई सैलरी बनती है, जो पिछला वाला जो डीए होता है वो नई सैलरी में जाके इंक्लूड हो जाता है, इसलिए दो नया डीए बनता है वो दोबारा से 0% से स्टार्ट होता है। 0%, देन 3%, देन 6%, देन 9%। इस तरह से हमारा जो डीए चलता है हर 6 महीने में 3% के रेट से, कभी कभी 4, कभी कभी 5। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो हमारा डीए दोबारा से रीसेट क्यों हो जाता है 0% पे आके, वो इस कारण से हो जाता है जो पिछला वाला जो हमारा जो मैक्सिमम डीए होता है, लाइक 55% जो अभी हमारा मैक्सिमम चल रहा है, वो अगली वाली सैलरी में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। उस कारण से नेक्स्ट वाला जो डीए होता है वो दोबारा से रीसेट होकर 0% से स्टार्ट होता है। ये डीए का चार्ट है, हम देख सकते हैं। इसमें 4th पे कमीशन से लेकर 7 पे कमीशन का दिया हुआ है। 4th पे कमीशन में कितना हाइक देखने को मिला था, 148% हाइक देखने को मिला था हमें सैलरी में नहीं डीए में। मतलब 10 साल में कितना डीए बढ़ा है, 148%। 5th पे कमीशन की बात करें तो 74% जो है 10 साल में बढ़ा था। 6th पे कमीशन में 125% तक गया था। अभी तक का जो मैक्सिमम गया है वो 148% गया है, जो कि 4th पे कमीशन में गया था। 7th पे कमीशन की बात करें तो उसमें जो है 55%, अभी 58 तक पहुंच गया है, लेकिन अनुमान है कि वो 70% तक जो है पहुंच जाएगा जब तक जो है न्यू 8 पे कमीशन जो लागू होगा। अगला देखेंगे हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस बेसिकली क्या होता है, ये जो है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपने घरों से जो बाहर रहते हैं तो उनको अलग से जो है मकान का किराया दिया जाता है। तो इसको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है गवर्नमेंट ने। कौन कौन से हैं, फर्स्ट जो है टायर 1 सिटीज़ हैं। टायर 1 सिटीज़ को जो हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी बोलते हैं, जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, ये सारे टायर 1 सिटीज़ में आते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने कितना रखा है, 27% जो है एचआरए रखा हुआ है। टायर 2 सिटीज़ की बात करें तो जैसे जयपुर, पटना, इस तरह की जो सिटीज़ हैं वो टायर 2 सिटीज़ में आते हैं। वहाँ थोड़ा सा और कम है, 20% है। वही टायर 3 सिटीज़ में कितना है, 10%। टायर 3 सिटीज़ में जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहाँ अगर हमें जो पोस्टिंग मिलती है, वहाँ अगर जो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता है तो वहाँ जो है उनको 10% मिलता है।
तो अलग अलग जगह की अलग अलग महंगाई की कंडीशन को देखते हुए, अलग अलग वहाँ के जो मकान के जो है रेंट हैं उनको देखते हुए HRA जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। अगला है फिटमेंट फैक्टर। अगर फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो ये एक ऐसा मल्टीप्लायर है, एक ऐसा गुणांक है जिसको हम अगर बेसिक पे में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है नई सैलरी का पता चल जाता है। तो सरकार ने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना पैदा करते हुए एक ऐसा फैक्टर दे दिया है जिसको जो है अगर कोई भी बंदा, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको जो है यूज़ करके अपनी नई सैलरी का पता लगा सकता है। अगर हम इस चार्ट को देखें तो इसमें जो अलग अलग पे कमीशन में कौन कौन से फिटमेंट फैक्टर रहे हैं वो दिखाया गया है, कितना परसेंट हाइक हुआ है। फोर्थ पे कमीशन में 27.6% हाइक देखने को मिला था। फिफ्थ पे कमीशन में 31% हाइक देखने को मिला था। सिक्स पे कमीशन में 54, सेवन पे कमीशन में 14% के अराउंड देखने को मिला था। एथ पे कमीशन में अलग अलग एजम्पन्स लगाए जा रहे हैं एथ पे कमीशन में, बट अभी तक कोई भी श्योरिटी नहीं उस चीज़ के बारे में, सारे एजम्पन्स हैं। तो सेवन पे कमीशन का जो रहा था फिटमेंट फैक्टर वो 2.57 था, सिक्स पे कमीशन का 1.6 था, लेकिन इस बार क्या रहने वाला है वो देखेंगे जब लागू हो जाएगा। अगला, हाउ डू वी कैलकुलेट सैलरी बाई फिटमेंट फैक्टर। अगर वो देखें तो रिवाइज बेसिक पे इज इक्वल टू करेंट बेसिक पे इंटू फिटमेंट फैक्टर। मतलब हमारा जो अगला रिवाइज बेसिक पे होगा, जो हमारा करंट बेसिक पे अगर उसमें फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं हमें जो है नया बेसिक पे मिल जाता है। उसी तरह से हम सैलरी भी पता कर सकते हैं, हमारी जो नई सैलरी क्या रहेगी, तो अभी हमारी करंट की सैलरी है उसमें फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस तरह से हमारी नई सैलरी का पता लगाया जा सकता है। लेकिन अभी एथ पे कमीशन में क्या फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है इसका कोई आइडिया नहीं है। सारे एजम्पशंस के अकॉर्डिंग जो है सब अपनी अपनी सैलरी में जो है कोई 2.8 ऐड कर मल्टीप्लाई करके जो है लगा रहा है, कोई 2.28, कोई जो है 2.57 जो पिछली बार था, कोई जो 1.86, उस तरह से जो सारे एजम्पशंस हैं। अगर हम 7 पे कमीशन का एग्जांपल लें इन द कंपैरिजन ऑफ 6 पे कमीशन, तो 6 पे कमीशन में जो हमारा बेसिक पे था वो 7,000 के अराउंड था, उसमें हमने फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लाई किया 2.57, तो हमारा कितना बेसिक पे निकल कर आ रहा है वो 18,000 निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट, पे स्ट्रक्चर कैसे रहता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पे स्ट्रक्चर है, हम लेवल 1 के लेवल 1 का एग्जांपल लेंगे, दो एग्जांपल लेंगे, 7 पे कमीशन का एग्जांपल और अगला जो 8 पे कमीशन में क्या रहने वाला है। 7 पे कमीशन का अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसमें देखते हैं, अगर 6 पे कमीशन में जो बेसिक पे था वो 7,000 था, उसमें हमने जो है DA ऐड किया 8,750, मतलब 8,750 उसमें ऐड करेंगे तो कितना बन रहा था वो 125% के अराउंड बन रहा था। इन दोनों को हम जोड़ के जब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 15,750, जो कि नया बेसिक पे होगा। फिर आगे देखेंगे गवर्नमेंट ने कितना इंक्रीमेंट किया है, 14% के अराउंड जो है गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंट किया था। तो इन दोनों को जो हम जोड़ेंगे, न्यू सैलरी जो फाइंड करेंगे तो 15,750 प्लस, यहाँ डिवाइड की जगह प्लस होना चाहिए था, इनकरेक्ट थोड़ा सा हो गया है। 14% किसका होगा, 15,750 का होगा। इन दोनों को जो है फाइंड करके जोड़ेंगे तो हमारे पास 18,000 के अराउंड जो है हमारी नई सैलरी आएगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। हालांकि इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को दूर रख के सरकार ने एक डायरेक्टली एक फैक्टर दे दिया जिसका नाम दे दिया है फिटमेंट फैक्टर, ताकि इस तरह की कैलकुलेशन ना करनी पड़े हर एक एम्प्लॉय को। अगला एग्जाम्पल अगर देखें लेवल 1 का ही जो है 8 पे कमीशन में क्या रह सकता है, जो अभी करंटली हमारा 7 पे कमीशन है, लेवल 1 का जो बेसिक पे बना हुआ है वो 18,000 के आसपास है। अगर हम DA को ऐड करेंगे इसमें 55% के आसपास जो है अभी DA चल रहा है, तो वो कितना बनेगा 27,900। उसमें अगर हम देखें कि अगर 70% हाइक अगर देखने को मिलता है, जैसे किसी भी न्यूज़पेपर के द्वारा ये दिया गया, अगर उसी का हमने एग्जांपल लिया हुआ है तो 70% कितना बनेगा 20,790। उन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा 50,490। तो ये हमारी नई सैलरी है 50,490, मतलब 70% हाइक करने पर हमारा जो है कितना सैलरी बना है 50,490। उससे हमारा जो फिटमेंट फैक्टर क्या निकल कर आएगा 2.8 निकल कर आएगा। सारी अजम्पशंस हैं इस तरह की, जो है 70% हाइक अभी तक कभी देखने को नहीं मिला है, है ना। लास्ट बार जो हाइक हुआ था 14% के आसपास था, उससे पहले 20% के आसपास था, तो इतना ज़्यादा हाइक कभी देखने को मिला नहीं है। तो कह नहीं सकते कि 70% ही होगा, ये डिपेंड करेगा कितना परसेंट सरकार हाइक करती है, उसी के हिसाब से हमारा जो फिटमेंट फैक्टर भी तय होता है। निकालने का भी तरीका ये है कि जो हमारी नई सैलरी बनेगी उसमें से जो पुराना, मतलब हमारा जो करंट का बेसिक है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जो हमारा जो है पास का बेसिक है, पुराना बेसिक है, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आता है।
अगला चीज़ इसमें हम देखेंगे रियल हाइक वर्सेस फेक हाइक। मतलब रियल हाइक क्या है, रियल हाइक क्या रहने वाली है, फेक हाइक क्या रहने वाली है। काफ़ी न्यूज़पेपर्स के द्वारा अलग अलग अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि 150% हाइक रहने वाली है, 140% हाइक रहने वाली है, 200% तक जा सकता है। ये सारी अजम्पशंस हैं, सारी मिस इंटरप्रिटेशंस हैं। ये गलत कैलकुलेशन करके इन्होंने कोई भी ऐसा कोई डाटा देकर कोई भी इस तरह से गलत तरीके से जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 150% इम्पॉसिबल, कभी ऐसा हुआ नहीं है। 50% से ज़्यादा कभी हाइक नहीं हुआ एंड यू आर टॉकिंग अबाउट 150% हाइक होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर हम बात करें जो है 2.8%, 2.8 के अराउंड जो फिटमेंट फैक्टर रहता है तो 70% हाइक होगा। पिछली बार जो हमारा फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था। अगर उसको देखते हुए हम देखें तो 14% हाइक हमें देखने को मिला था। 2.57 अगर इस बार भी रहता है तो कितना हाइक देखने को मिल सकता है, वो 66% देखने को मिल सकता है। दोनों सेम है, 2.57 पिछली बार भी था, 2.57 इस बार भी है। तो दोनों में जो है इतना डिफरेंस कैसे हाइक में है। पिछली बार 14%, इस बार 66%। वो इसलिए पिछली बार वाला जो हमारा डीए था वो काफ़ी ज़्यादा था, 125%, लेकिन इस बार जो डीए है वो काफ़ी कम है, 55%। तो उस तरह उन चीज़ों को बैलेंस करते हुए हमारा जो इस बार का जो हाइक देखने को मिल सकता है वो 66% है, अगर सेम हमारा फिटमेंट फैक्टर रहता है। बात करें रियल हाइक क्या हो सकती है। रियल हाइक हम देखें तो 30 से लेकर 35% के आसपास हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इम्पॉसिबल है। उससे कम ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 30%, 35% काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स के द्वारा भी यही बताया गया है, 30-35%। तो बाकी सारी अफवाहों पर ध्यान न देते हुए आप जो है बस मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स या मोस्ट ऑफ दी सोर्सेस ने जो है काफ़ी बड़ा चढ़ाकर इन चीज़ों को दिखाया गया है कि इतना परसेंट हाइक, इतना परसेंट हाइक। वो इसलिए दिखाया गया, उन्होंने कैलकुलेशन गलत करी है। उन्होंने कैलकुलेशन बेसिक पे से की है, न कि हमारी जो ग्रॉस सैलरी है उससे। ग्रॉस सैलरी से करेंगे तो हमें जो नया बेसिक पे मिलता है उन दोनों की हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो हमें रियल हाइक देखने को मिलता है। अगर हम वही चीज़ बेसिक पे से कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो है 150% देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो कि बहुत ही गलत कैलकुलेशन है। तो इस तरह की गलत कैलकुलेशन दिखाकर, हालांकि दिखाया भी नहीं है डायरेक्टली, उन्होंने जो है डाटा दे दिया है कि 150%, 200% जो हमारा हाइक होगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। इतना हाइक कभी भी नहीं हो सकता है। 70% भी अगर होगा तो ये भी एक अचंभा होगा कि सरकार इतना ज़्यादा हाइक कैसे कर सकती है। सरकार जब भी इतना ज़्यादा हाइक करती है, सरकार जब भी बढ़ोतरी करती है हमारी सैलरी में, पेंशन धारकों की सैलरी में, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पूरे इकोनॉमिक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए करती है कि किस तरह की महंगाई चल रही है, सरकार पर कितना फ़र्क पड़ेगा, सरकार के बजट पर कितना फ़र्क पड़ेगा, सरकार के रेवेन्यू में कितना जो है खर्चा आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा जो है कितना जो है जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है कितना फ़र्क पड़ेगा। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो हाइक करती है। सो लास्ट में हम देखें तो कब से लागू होगा ये, कब से लागू होगा तो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन हमारा जो सैलरी है वो 2 साल बाद, 1.5 साल बाद ही देखने को मिलेगा। मतलब 2027 से हमारी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उससे पहले बस नाम मात्र के लिए होगा कि 1 जनवरी से 2026 से ये जो है लागू हो गया है ऑफिशियली। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार जो लागू हुआ था तो डायरेक्टली जो है सैलरी में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली थी। 1.5 साल सरकार ने ऐसा कहा था कि आपको जो है सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 1.5 साल बाद, और जो 1.5 साल का जो पीरियड है उसमें जो बढ़ोतरी नहीं हुई सैलरी में, तो वो सारा का सारा आपको एक साथ भुगतान कर दिया जाएगा सैलरी में, जिसका नाम दे दिया गया है एरियर। एरियर बेसिकली होता क्या है, बकाया हम जिसको बोलते हैं वो एरियर ही होता है। तो एरियर इस बार भी अगर यही सेम कंडीशन होती है तो 1.5 साल बाद सरकार उसको जो एक साथ सैलरी में दे देगी। पिछली बार की तरह हुआ तो हो सकता है सरकार इसको सैलरी में ऐड ना करे, तो सैलरी में जो है भुगतान देखने को मिलेगा हमें 1.5 साल के बाद ही देखने को मिलेगा, मतलब 2027 के आसपास देखने को मिलेगा। आशा है कि आपको ये छोटी सी वीडियो से समझ आया होगा कि सारी चीज़ें, सारे कंपोनेंट, सैलरी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अलाउंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी समझ आई होंगी। नहीं अगर समझ आई हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैंने थोड़ी सी को पूरा देखा है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की वीडियोज़ के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।